नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। 31 जनवरी को दिल्ली में कुछ बड़ा करने की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और सोशल एक्टिविस्ट की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि घेराव किया जाएगा चुनाव आयोग के कार्यालय का और हर एक उस वेयर हाउस का जहां पर ईवीएम रखी जाती है। ईवीएम बैन करो, 2024 में लोकसभा चुनाव जो है उसको बैलेट पेपर से कराओ, इसके तहत ये आंदोलन शुरू किया गया है। और इस आंदोलन के तहत 31 जनवरी को दिल्ली में कुछ बड़ा करने की तैयारी है। पहले ही सीनियर वकीलों ने ये कॉल ले लिया था, यानी कि ऐलान कर दिया था कि 31 जनवरी को हम लोग अपना आंदोलन करेंगे। इसीलिए शायद 31 जनवरी या यूं कहे 15 फरवरी तक के लिए दिल्ली में धारा 144 लगा दी गई है। जो धारा 144 26 जनवरी के पहले लगाकर 29 जनवरी को खत्म कर दी जाती थी, उस धारा 144 को 15 फरवरी तक के लिए लगा दिया गया है। अब इस धारा 144 के तहत अगर कोई आंदोलन करना चाहता है, कोई धरना प्रदर्शन करना चाहता है, तो उसकी अनुमति नहीं होती है। तो अनुमति तो नहीं है, लेकिन फिलहाल वकीलों का कहना है कि वो पीछे हटने वाले नहीं है और 31 जनवरी को ही जो देशव्यापी आंदोलन करने की तैयारी है, वो आंदोलन तो होकर रहेगा। तो फिलहाल क्या प्लान है, क्या मांग है, कैसे ये आंदोलन देशव्यापी बनता जा रहा है, इसमें कौन कौन जुड़ रहा है, क्या कुछ होने वाला है दिल्ली में, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इसी आंदोलन के सूत्रधारों में जुड़े हुए सीनियर वकील, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और सोशल एक्टिविस्ट महमूद प्राचा जी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले क्या ऐलान किया गया है 31 जनवरी को लेकर, कैसे चुनाव कार्यालयों के घेराव की तैयारी है दिल्ली में, एक छोटा सा बयान है महमूद प्राचा जी का ही, वो बयान सुना देते हैं। और 31 तारीख को जंतर मंतर, ये हमारा रास्ता है, इसके अलावा सब मिथ्या है। और की ईवीएम के खिलाफ हर रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस के बाहर और जहां जहां इनके पेपर बैलेट्स नहीं, ये ईवीएम की मशीनें जहां जहां जिस वेयर हाउस में है उसके बाहर परमानेंट प्रोटेस्ट लगाने की जिम्मेदारी जो लेता है, इस वक्त सबसे बड़ा अंबेडकरवादी वही, इस वक्त सबसे बड़ा संविधानवादी, इस वक्त सबसे बड़ा देशभक्त वही है। तो सुना आपने, ये सीनियर वकील होने के साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं, संविधान के रक्षक हैं और इन्होंने लोकतंत्र को बचाने की कसम खाई है। इनका कहना है कि 31 तारीख को जंतर मंतर पर जहां जहां ईवीएम की मशीन जिस जिस वेयर हाउस में रखी है, उसके बाहर परमानेंट प्रोटेस्ट लगाने की जिम्मेदारी जो लेता है, सबसे बड़ा अंबेडकरवादी है, संविधानवादी है। तो ऐलान तो कर दिया गया है, अब दिल्ली में धारा 144 लगी हुई है, तो अब क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 4 PM पर जुड़ रहे हैं सीनियर एडवोकेट और सोशल एक्टिविस्ट महमूद प्राचा जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार सर, ऐलान तो कर दिया गया है, अब दिल्ली में लगी हुई है धारा 144। 2 बार आप डिटेन हो चुके हैं, अब तीसरी बार डिटेन होने की तैयारी है क्या? देखिए, 2 बार हमारा अपहरण किया गया, 2 बार। पुलिस के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो अमित शाह जी की क्रिमिनल माइंडसेट के हिसाब से कार्य कर रहे हैं, उन लोगों ने हमारा अपहरण किया। वो पुलिस के अधिकारी नहीं, अपराधी थे। तो अपराधी जब अपराध करता है तो वो अपने बड़े जो बॉसेस होते हैं उनके इशारे पे ज्यादातर अपराध करता है। तो ये अपराध जो हो रहे हैं, ये अमित शाह साहब इनके गैंग लीडर हैं, इन अपराधियों के, और उनके कहने पे अपराध हो रहे हैं। धारा 144 की आप बात कर रहे हैं, दिल्ली में धारा 144 लगाना अपने आप में एक अपराध है। धारा 144 किसी खास मकसद के लिए लगाई जा सकती है, एक खास पर्पस के लिए। इस पर्पस के लिए कि हमें अपनी धांधली छुपानी है, ईवीएम की धांधली को छुपाना है, हमें बजट पेश करना है, तो अपनी बजट में जो धांधलियां कर रहे हैं उसको छुपाना है, दुनिया को यह दिखाना है कि हमारे खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है। हम लोगों की पॉलिसीज और हम लोग जो अपराध कर रहे हैं, अमित शाह जी, मोदी जी और उनके दूसरे, सिर्फ निर्मला सीतारमण जी जो अपराध कर रही हैं, जो बजट पेश करके अपराध करेंगी, वो अपराध इसलिए क्योंकि वो तथ्य छुपा के बजट पेश कर रही है पार्लियामेंट में, देश की जनता से तथ्य छुपाकर जो ये अपराध कर रहे हैं, उसके खिलाफ अगर जनता अपना पीसफुल प्रोटेस्ट, जो संवैधानिक हक और जिम्मेदारी है, हक नहीं जिम्मेदारी है कि उनके नौकर
जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो होम मिनिस्टर हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, देश की जनता के नौकर, अगर चोरी और डकैती कर रहे हैं तो उसके खिलाफ संवैधानिक उनकी ड्यूटी क्या है? ऐसे चोरों को एक्सपोज करें, बेनकाब करें कि आप ये चोरी नहीं करोगे। अगर चोर ये क्या हुआ? एक धुएं की एक तरीके से इन्होंने एक शील्ड बनाई है, एक शील्ड बनाई है अपने अपराध को छुपाने के लिए, एक पर्दा क्रिएट किया 144 का, ताकि पूरी दुनिया को ये दिखा सकें कि हमने जो भी चोरियां की हैं वो चोरी नहीं, हमने जो अपराध किए वो अपराध नहीं है, क्योंकि कोई भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर रहा, ईवीएम के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा, सब लोग शांत हैं, हमारी इस ईवीएम से खुश है। ये अपराध अमित शाह जी कर रहे हैं। तो इसके लिए अगर इस अपराध को, एक मिनट मैं अपनी बात खत्म, अगर इस अपराध को करने के लिए जनता सड़कों पे आना चाहती है ईवीएम के खिलाफ, उस अपराध को रोकने के लिए, इनके एक्सपोज करने के लिए जो अमित शाह जी और मोदी जी कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन कर रहे हैं ईवीएम से चुनाव कराने की चेष्टा करके, तो उसको छुपाने के लिए 144 लगाना अपने आप में अपराध है। 144 ये गैर कानूनी है, ये 144 है ही नहीं। ये मैं कानूनी सलाह दे रहा हूं हर उस व्यक्ति को जो दिल्ली में पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहता है। बिल्कुल ध्यान मत दें, ये 144 की धारा जो है गैर कानूनी है। कल हमारा एक केस भी आ रहा है, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका मैं नेशनल कन्वीनर हूं, दिल्ली हाईकोर्ट में कल इसी बात के लिए एक केस आ रहा है, जिसमें पुलिस को जवाब देते नहीं बन पा रहा है कि हमने धारा 144 क्यों लगाई, कैसे पीसफुल प्रोटेस्ट करने की क्या प्रोटोकॉल है, वो दिल्ली पुलिस के पास नहीं है, दे नहीं पा रहे हैं, कोर्ट में आके कहते हैं हमारे पास कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ये ओरली वो कह चुके हैं। तो इस बिल्कुल उसमें नहीं आना है, कोई धारा 144 नहीं है, धारा 144 गैर कानूनी, कागज में लिखने से धारा 144 नहीं हो जाती है, गैर कानूनी है। पीसफुल प्रोटेस्ट को रोकने के लिए धारा 144 लगाना अपने आप में अपराध है, और कोई भी वजह दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में आराम से बजट पेश हो रहा है, दिल्ली में होम मिनिस्टर साहब घूमते फिर रहे हैं, दिल्ली में प्रधानमंत्री साहब घूमते फिर रहे हैं, दिल्ली में विदेशी जो हमारे राजनयिक आ रहे हैं वो आराम से घूमते फिर रहे हैं। धारा 144 की कोई आवश्यकता, कोई जरूरत नहीं है। ये एक फ्रॉड है जो अमित शाह साहब खेल रहे हैं हमारे देश की जनता की जेन्युइन आवाज दबाने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि हमारा कोई विरोध ही नहीं कर रहा, ये इसलिए। सर विरोध नहीं कर रहा है, मगर ये मैंने सुना आप ही लोगों की तरफ से बयान निकलकर सामने आया कि आपने पहले ही ऐलान कर दिया था कि हम लोग ये प्रोटेस्ट करने वाले हैं 31 जनवरी को। अब धारा 144 लगी हुई है, आप कह रहे हैं कि हम इसको धारा 144 को तो मानते ही नहीं है, और हमने तो जवाब भी मांगा है, तो दिल्ली पुलिस जवाब नहीं दे पा रही है कि आखिर ये धारा 144 लगाई क्यों गई है। तो सर भले ही दिल्ली पुलिस ये जवाब नहीं दे पा रही है कि धारा 144 लगाई क्यों गई है, लेकिन धारा 144 तो लगी हुई है। मैंने तस्वीरें भी दिखाई हैं, आपने आपके कुछ आंदोलन जो आपने आह्वान किया है, तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है कि जौनपुर से भी लोग आ रहे हैं दिल्ली की तरफ, और खबर में वीडियो निकलकर सामने आए हैं कि प्रतापगढ़ से भी आ रहे हैं लोग दिल्ली की तरफ। और जैसा कि आपने ऐलान किया है कि 31 जनवरी को कुछ हम बड़ा करने वाले हैं, तो ये बड़ा करने की जो तैयारी आपने कर तो ली है, लेकिन हो नहीं पाएगा क्योंकि धारा 144 लगी है दिल्ली में। अब क्या करेंगे, अब आगे का प्लान क्या है? देखिए, धारा 144 लगा के इन्होंने लोगों को डराया है, ये अपराध है। और ये धारा 144 की पब्लिसिटी करके लोगों को डरा रहे हैं, गैर कानूनी है धारा 144। और धारा 144 लगा के ये दिखाना चाहते हैं कि दिल्ली में कम लोग आए, और इनका कोई मकसद नहीं है, वरना लाखों लाखों लोग आने की तैयारी में हैं। और अमित शाह जी के पास यही दिमाग है इतना, तो यही दिमाग लगाएंगे कि मैं अपनी पावर का मिसयूज करा लूं, अपने जो अफसर मैंने जेब से निकाल के लगाए हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी इन्होंने दिल्ली पुलिस में सब तरफ लगा दिए, उससे मैं गलत से गलत काम करा लूं और वो चू भी ना करें। वरना कोई भी आईपीएस ऑफिसर धारा 144 इस काम के लिए लगाएगा ही नहीं, अगर वो सच्चा संविधान की शपथ पे, जिस शपथ को लेके वो आईपीएस अधिकारी बनाए, जिस शपथ को लेके वो एक पुलिस अधिकारी बनाए, कोई भी धारा 144 का ऑर्डर कर ही नहीं सकता अगर वो संविधान की सच्ची शपथ लेके संविधान का मानने वाला है। तो सर आपने तो कह दिया कि संविधान का मानने वाला है तो नहीं लगेगा, लेकिन करने को तो दिल्ली पुलिस कुछ भी कर सकती है। ये तो किसान आंदोलन से साफ हो चुका है। जब दिल्ली की तरफ कूच हुई थी तो कितने वाटर कैनल लगा दिए गए, कीले लगा दी गई, बैरिकेड लगा दिए गए, कितनी लाठीचार्ज हुए, क्या कुछ हुआ, हमने किसान आंदोलन को कवर किया है। और हम समझते हैं कि दिल्ली पुलिस क्या कर सकती है जब धारा 144 का उल्लंघन होता है। आलम तो ये है कि राजनेता, जो बड़े बड़े नेता है, उनको तक घसीट के ले जाया जाता है। फिलहाल सर आपने कहा कि हम कल
घेराव करेंगे चुनाव कार्यालय का। और आपने ये भी कहा है, आपका बयान वायरल है सोशल मीडिया पर, कि उस एक एक वेयर हाउस का भी घेराव करेंगे जहां पर ईवीएम रखी जाती है। अब आप जब वेयर हाउस की बात कर रहे हैं, कंपनी की बात कर रहे हैं, तो सर मैं एक खबर भी आपको दिखा देता हूँ। जहां एक तरफ 31 जनवरी को आपने तैयारी की है, वहीं दूसरी तरफ एक पूर्व सचिव रह चुके हैं भारत सरकार में, उनका कहना है कि जो कंपनी है बीईएल जो कि ईवीएम बनाती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग निदेशक और अधिकारी बनाए जा रहे हैं। और इसको लेकर एक लेटर भी लिखा गया है, लेटर भी आप देख सकते हैं। ये लेटर चुनाव आयोग को लिखा गया है और मांग की गई है कि जो भाजपा के अधिकारी कंपनी में है, उस कंपनी में है जो ईवीएम बनाती है, सॉफ्टवेयर बनाती है, चिप बनाती है, उनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। अब इस पर क्या कहेंगे सर? आप तो घेराव करने जा रहे हैं, अब अंदर की खबर निकल कर सामने आई कि अंदर तो बीजेपी के नेता बैठे हैं। तो बीजेपी के नेता ही तो अपनी पार्टी को जिताने के लिए सबसे अच्छी और सबसे ज्यादा रिस्क लेके सबसे बड़ा अपराध करके चोरी करेंगे। इसमें कौन सी हैरानी की बात है? कई लोग तो बीजेपी के द्वारा अपॉइंटेड हैं, लेकिन जहां सबसे बड़ी चोरी करानी है तो वहां तो अपने डायरेक्ट कार्डर्स को बिठाते हैं ना। जैसे डीआरडीओ का एक आरएसएस का आदमी था जिसने पाकिस्तान को सीक्रेट्स बेचे डीआरडीओ के, वो किसका आदमी था? आरएसएस का। तो जहां ऐसे गंदे घिनौने काम कराने होंगे, देशद्रोह के काम कराने होंगे, वहां तो ये अपना डायरेक्ट पर्सनल कोई बड़ा मंझा हुआ कार्यकर्ता ही लगाते हैं ना ऐसी जगहों पे। तो ये एक चोरी की फर्म है। क्या है इसके अलावा? ये दुनिया में कहीं आपने सुना है कि अपनी पार्टी के लोग ऐसी जगह पे जो चुनाव में ईवीएम बनाने के लिए, जो एक दो में से एक कंपनी है, ईसीआईएल है और एक बीईएल है। तो अभी ईसीआईएल की कहानी तो आई नहीं, वो भी हम बताएंगे। तो हर जगह चोरी करने के लिए जो चौकीदार बिठाए गए हैं वो चोर ही बिठाए गए हैं ना, इसलिए चौकीदार चोर है, सच है, उसमें कोई झूठ नहीं है। हर जगह जहां चौकीदारी करनी है वहां चोर बिठाए गए हैं ताकि चोर ही आराम से चौकीदारी कर सके। ऐसा कभी होना चाहिए? बताइए। बीजेपी के कार्यकर्ता जाके बीएल में क्या करेंगे? ऐसा सॉफ्टवेयर ही डालेंगे ना जिससे बीजेपी जीते, ऐसा तो नहीं डालेंगे ना जिससे बीजेपी हार जाए। यही डालेंगे ना। सॉफ्टवेयर को सवाल भी खड़े हुए कि सॉफ्टवेयर में ही धांधली हो रही है, सॉफ्टवेयर में ही चोरी हो रही है। और यही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी कहा कि सरप्लस वोटिंग हो रही है, 300 वोट एक ईवीएम में डाले जाते हैं, लेकिन जब काउंटिंग होती है तो 400 वोट निकलते हैं। 100 एक्स्ट्रा वोट कहां से आए? मैं आपसे दूसरी बात कह रहा हूं। अगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के हाथ में, मोदी जी के भक्तों के हाथ में अगर ईवीएम आ जाए तो वो क्या करेंगे? यही करेंगे ना कि इसको ऐसा बना दो जिससे बीजेपी कभी चुनाव ना हारे। यही करेंगे ना। तो लॉजिकल बात कर रहे हैं हम। और ये साबित हो गया कि बीईएल में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं। मतलब वो कंपनी, ये बीजेपी के जो मोदी जी के अंधभक्त हैं, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बीईएल को चलाएंगे। तो अब मैं देश की जनता पे छोड़ना चाहता हूं बात। सोच लें कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के हाथ में अगर बूथ कैप्चरिंग आ जाए, वो कर भी लें और पकड़े ना जाए, तो वो क्या काम करेंगे? अगर ईवीएम की मशीनों से में चोरी करना उनके कंट्रोल में आ जाए तो वो यही करेंगे ना कि बीजेपी जीते। ऐसा थोड़ी कंट्रोल करेंगे कि बीजेपी हार जाए। सीधी सी बात है। किसी भी बहस में पढ़ना बेमानी है, किसी भी बहस में उलझना ही नहीं। हमें देश की जनता ने तय कर लिया है कि चुनाव सिर्फ पेपर बैलेट से होंगे, और पेपर बैलेट से अगर चुनाव होते हैं तो मैं एक और बात कह रहा हूं, अगर मोदी जी अगर अपना दबदबा दिखा के ईडी, सीबीआई, स्पेशल सेल, ये और एनआईए सब लगा के, उनके सारे भ्रष्ट अधिकारी लगा के अगर पेपर बैलेट से चुनाव होंगे तो, और उन्होंने सब नॉमिनेशंस अपने विड्रॉ करा लिए, धमका के, डरा के अपने खिलाफ जो भी खड़े होंगे, तब भी वो नोटा से हार जाएंगे। ऐसा हमारा दावा है। मोदी जी नोटा से हारेंगे अगर अपने खिलाफ सारे कैंडिडेट्स विड्रॉ करा लें, डरा के, धमका के या लालच देके। जो अभी नीतीश कुमार जी के साथ किया ना, वो काम अपने खिलाफ वो स्वयं नोटा से हारेंगे, ये हम बता रहे हैं। तो सर ये जैसे कि आपने आंदोलन भी छेड़ा है कि ईवीएम को बैन किया जाए, वीवीपैट को बैन किया जाए, बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाए, और उन सब के बीच ये खबरें निकलकर सामने आती हैं। एक तरफ सर अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आपने जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ कूच किया था तो आपने कहा भी था कि सुप्रीम कोर्ट तुम न्याय दो, देश तुम्हारे साथ है। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो न्याय किया भी था सर। अब वाली खबर तो आपको पता ही है कि कैसे सीजीआई चंद्रचूड़ ऐड हुए थे, जो नियुक्ति पैनल
पैनल है अब आनन फानन में हटा दिया गया। अब सर आप क्या सोचते हैं, एक तरफ से जहां एक तरफ चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एक तरफा हो रही है, दूसरी तरफ अब ये खबरें निकलकर सामने आ रही है कि ईवीएम सॉफ्टवेयर जो बना रहा है वो कोई और नहीं, उसका निदेशक तो भाजपा ही है। अब क्या कहेंगे सर, अब क्या करेंगे सर? देखिए, सीईसी मोदी जी द्वारा अपॉइंटेड, मतलब भक्त कोई अपॉइंटेड। चीफ इलेक्शन कमीशन के जो एक मेंबर हैं, इलेक्शन कमीशन में जो 3 मेंबर्स होते हैं उसमें से अभी अभी ये रिसेंट है ना, पहले 2 भी ऐसे ही हैं, पहले 2 भी ऐसे ही हैं, लेकिन इसमें तो बिल्कुल उन्होंने बेशर्मी की आखिरी इंतहा भी पास कर दी कि चीफ जस्टिस साहब से भी अगर वो रिक्वेस्ट करते तो शायद चीफ जस्टिस साहब भी उनकी बात मान के इनका ही कैंडिडेट मान लेते। इतना भी धैर्य नहीं है। अगर प्रधानमंत्री जी किसी चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट करेंगे ऐसे नॉमिनेशंस में कि आप प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज इसको मान जाओ, मेरा आदमी है, तो ऐसी संभावना क्या निकल के आएगी कि चीफ जस्टिस साहब कहेंगे चलो प्रधानमंत्री मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं मान जाता हूं। तो उतना भी इन्होंने धैर्य नहीं रखा, इन्होंने हटा ही दिया। क्यों पढ़ना है किसी भी लफड़े में? हमारे हाथ में जो जो तलवार आ गई है मोदी जी के हाथ में और अमित शाह जी के हाथ में, उससे हर एक को काट देना है। डंडा आ गया है, हर एक को एक लकड़ी हाँक देना है। कोई जरूरत नहीं है चीफ जस्टिस साहब की, कोई जरूरत नहीं है किसी की भी। हम अपने लोग हर जगह लगा देंगे, फिर कहेंगे कि हम चुनाव जीत गए। भाई इलेक्शन कमीशन मोदी जी का, जो ईवीएम मशीनें बनाने वाले मोदी जी के, भारतीय जनता पार्टी के, तो क्या होगा फिर? तो चुनाव करा किस लिए रहे हैं? देश की जनता पागल है। देश की जनता ने इसीलिए अपने ईमानदार नौकरों की, यानी कि हमारे लोगों की जिम्मेदारी लगाई है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने देना और पेपर बैलेट से चुनाव कराना है। हम देश की जनता के ईमानदार नौकर हैं, मोदी जी की तरह बेईमान नौकर नहीं है, और अमित शाह जी की बेईमान नौकर नहीं है, इलेक्शन कमीशन की तरह बेईमान नौकर नहीं है। हम ईमानदार नौकर हैं, हम अपनी जान की बाजी भी लगा के ईमानदारी से नौकरी करेंगे, ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। जैसा कि सर आप कह रहे हैं वैसा ही जस्टिस रोहिंटन ने भी कहा था, उन्होंने भी बयान दिया था कि अगर ये जो सीजीआई है इनको नियुक्ति पैनल से हटा दिया गया तो ये जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ एक कल्पना मात्र बनकर रह जाएगा। अब सर मैं यहाँ पर आपसे नारिमन साहब को छोड़ दिया, उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू करा दी है। यही कह रहा हूं ना, जिस बेशर्मी के साथ ये कोई भी इनके खिलाफ एक लफ्ज बोलता है उसके ऊपर डंडा लेकर टूट पड़ते हैं। और अपनी ये क्रिमिनल एजेंसीज जिनको उन्होंने क्रिमिनल्स बना दिया है, जो अपनी संवैधानिक ड्यूटीज नहीं करके इनके इलेक्शन जीतने के लिए एक हिटमैन बन गए, उनको रोहिंटन नारिमन साहब के खिलाफ भी तो इंक्वायरी करा दी शुरू। पता है आपको ये बात? इतने ज्यादा इस स्तर पे ये आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, अब अपनी असलियत दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को। आखिरी सवाल सर लूंगी, क्या तैयारी है? धारा 144 लगी हुई है, खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि अब तो भाजपाइयों की पहुंच चुनाव की जो चुनाव के लिए ईवीएम बनाई जाती है उस कंपनी तक हो चुकी है। खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि लगातार जिस तरीके से सॉफ्टवेयर है उसको लेकर, हैकिंग को लेकर लगातार डेमो दिए जा रहे हैं, कई सवाल खड़े हो रहे हैं और यही सब सवाल लेकर आप घेराव करने की तैयारी कर रहे हैं। अब क्या प्लान है, क्या करने वाले हैं, बताइए सर। अगर इस देश में जो जो संविधानवादी है, जो जो अम्बेडकरवादी है, अम्बेडकरवादी होने का मतलब है संविधानवादी होना, जो जो भारत से प्यार करता है, जो जो भारत को मजबूत रखना चाहता है, जो जो भारत की एकता और अखंडता को एक रखना चाहता है, जो जो आरएसएस के लोगों से, डीआरडीओ आरएसएस के लोगों से, जो हमारे विभिन्न एजेंसीज हैं उनसे बचाना चाहता है देश को, उसकी ये नैतिक जिम्मेदारी, ड्यूटी है कि वो एक एक ईवीएम के वेयर हाउस के बाहर जाके धरना हर जगह शुरू होना चाहिए, किसी एक जगह नहीं, हर जगह शुरू होना चाहिए। किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे ईवीएम से चुनाव नहीं होने देना। हमें पीसफुल प्रोटेस्ट के माध्यम से ईवीएम से चुनाव को रोकना है। और उसकी सबसे अहम बात यह है कि हर एक जो रिटर्निंग ऑफिसर है, 543 के 543 लोकसभा के रिटर्निंग ऑफिसर्स, जो कि हर क्षेत्र के डीएम या जो डीएम और कलेक्टर्स होते हैं उनके ऑफिस के बाहर हजारों लोगों को पीसफुल प्रोटेस्ट पे बैठना चाहिए परमानेंट। जहां जहां वेयर हाउसेज हैं, जहां ईवीएम रखी जाती हैं, वहां वहां पीसफुल प्रोटेस्ट के माध्यम से बैठना चाहिए, ताकि जब इनके चोर ईवीएम में गड़बड़ी करके घुसेंगे तो उनको रंगे हाथों पकड़ के जनता के सामने, पूरे दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट
हर जगह, हर ईवीएम सेंटर के बाहर लगने चाहिए, ऐसा हम जनता के से आह्वान कर रहे हैं। ये हर एक की जिम्मेदारी और ड्यूटी है, फर्ज है, कर्तव्य है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने जो 4 पीएम को समय दिया और अपने प्लान के बारे में, अपने दिल्ली में होने वाले आंदोलन के बारे में उन सवालों के जवाब दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बहुत थे बहुत हमारे शुक्रिया। साथ महमूद प्राचा जी, जिन्होंने हमें बताया है कि 31 जनवरी को क्या क्या होने वाला है दिल्ली में। ये वही सीनियर वकील हैं, ये वही सोशल एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने आंखों में आग डालकर बयान दिया था कि अमित शाह जी चाहे गोली मरवा दें, चाहे जो करना है जो वो कर ले, ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। फिलहाल दिल्ली में धारा 144 लगी हुई है। ऐसे में महमूद प्राचा जी का कहना है कि धारा 144 इसलिए लगाई गई है ताकि ये दिखाया जा सके कि ये आंदोलन फेल हो गया और भीड़ इकट्ठा नहीं हो पाई। फिलहाल तस्वीरें तो देशव्यापी निकलकर सामने आ रही हैं कि ये आंदोलन किस तरीके से जो ईवीएम हटाओ बैलेट पेपर लाओ बढ़ता जा रहा है इन नारों के साथ। आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा पर और जो 31 जनवरी को तैयारी की है सीनियर वकीलों ने, उस पर आप क्या सोचते हैं, इन खबरों पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक भी पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।